नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। हमारे साथ आज विशेष गेस्ट सरयू राय जी मौजूद हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के प्रचंड जीत के पीछे क्या वजह है और झारखंड में एकमात्र जेडीयू के विधायक सरयू राय का भी स्ट्राइक रेट हमेशा से 100% रहा है। तो नीतीश कुमार को समझने के लिए सरयू राय से अच्छा इंसान और उनके करीबी झारखंड में दूसरा कोई नहीं है। तो सरयू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आखिरकार जी बिहार की इस प्रचंड जीत के पीछे आप किसका हाथ देख रहे हैं? देखिए, प्रचंड जीत में नीतीश कुमार के शासन की विश्वसनीयता जो आम जनता में बनी है वो सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में जितने विकास के काम हुए हैं वे काम सबको जी दिखाई पड़ रहे हैं। केवल राजधानी पटना में या जिला मुख्यालयों पर ही नहीं बल्कि उसके नीचे भी विकास के काम हुए हैं। जन सुविधाएं जो हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो लोगों के ध्यान में ये था कि जो रफ्तार है आगे बढ़ने की बिहार के, उस पर ब्रेक लग जाएगा कोई दूसरा आएगा तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा, महिलाओं के लिए आरंभ से ही नीतीश कुमार जी बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और महिलाएं आगे बढ़ें, उनका सशक्तिकरण हो, इसका प्रयास उन्होंने हमेशा ही किया है। इसलिए महिला समूह उनके पीछे पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव में था। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है। और मोदी जी केंद्र में हैं तो दोनों मिलकर, जिसको डबल इंजन की सरकार लोग आजकल कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी का प्रयास है, सुशासन है और मोदी जी का या भारत की सरकार की सहायता इसमें रहेगी, संरक्षण रहेगा, तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। बिहार में अनेक चुनौतियां हैं, सामाजिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं। इन सबको लेकर एक साथ चलने वाला कोई व्यक्ति पिछले 20 साल में रहा है तो नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने कभी परस्पर हितों में टकराव नहीं कराया बल्कि समन्वय कराने का प्रयास किया। ये मुख्य मुझे लगता है कि भावना काम कर गई थी और नीचे तक ये भावना चली गई थी कि नीतीश कुमार जी को लाना है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो गति है उस गति को और तेज करने के लिए विकास के मामले में। जी सर, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी ये कह रहा है कि 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, ये सारा जी परिणाम उसी का है। नहीं हो सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी ने वैसे ही महिलाओं को फ्री गिफ्ट नहीं दे दिया, जिससे झारखंड में मैया सम्मान योजना है। यहाँ तो हर जी महीने बिल्कुल। 2,500 रुपये मिलते हैं। उसको जी बिल्कुल। जोड़ें तो साल में 30,000 रुपया हो जाता है। मगर हम्म, ये अलक्षित है, कोई लक्ष्य नहीं है इस धन का कि महिलाएं क्या करेंगी इससे। नीतीश कुमार जी ने जो 10,000 रुपये का प्रावधान किया उसमें एक राइडर लगाया कि सब रोजगार करेंगे और रोजगार करेंगे, आपका रोजगार चलेगा, अच्छा समृद्धि आएगी, तो हम और भी आगे 2 लाख रुपए तक आपको लोन दे सकते हैं इस मामले में। तो हम्म। ये लक्षित योजना है जिसका एक लक्ष्य है कि महिलाएं रोजगार में आए, महिलाएं कुछ ना कुछ बनाएं, निर्माण करें, उससे लाभ कमाएं। तब सरकार और भी जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रयास है। इसके कारण से अगर परिवार आकर्षित हुए, महिलाएं आकर्षित हुई, तो इसमें विपक्ष को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो 40,000 रुपये उस परिवार में चले गए। अब उस जी 40,000 रुपये को मिलाकर वो परिवार कोई व्यवसाय खड़ा करता है छोटा मोटा और उससे और कमाई करता है, तो इससे तो जमीनी स्तर पर पूंजी का निर्माण होगा और विकास का जो लाभ है वह विकास के अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे हुए सर, यहाँ परिवार पर तक पहुंचेगा। सर यहाँ पर एक बात समझना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि झारखंड में जो 2,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खातों में जा रहा है, उसका कोई
ठोस आधार नहीं है। वहीं अगर 10,000 लक्ष्य रुपये नहीं है। बिहार में जा रहा है तो उसका ठोस आधार है। इन दोनों जी, को का समन्वय कैसे बनेगा? झारखंड का पैसा पैसा नहीं और बिहार का पैसा महिलाओं के विकास में लग रहा है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? झारखंड में बच्चे का फीस स्कूल में भरती है, कि उसके ड्रेस सिलवाती है, कि घर का गैस भरवाती है, वो परिवार के काम के लिए है। अब मगर बिहार वाले में एक लक्ष्य दे दिया कि सब सशक्तिकरण तो झारखंड में भी हो रहा है इनकी योजना से। अगर झारखंड में भी महिलाएं 2,500 में 2,000-1,500 बचा लें, एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा। 20,000 15,000 उससे वो रोजगार करें। अब उनके विवेक पर निर्भर है, और बिहार में इसको बांट दिया गया है। आप नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं। अब पूरे झारखंड में आप जेडीयू के एक एकमात्र विधायक हैं। अगर मैं बिहार मॉडल और झारखंड मॉडल की बात करूं तो इन दोनों में आपको क्या लगता है, बिहार का वो कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि झारखंड में लागू होना चाहिए, जिससे झारखंड के विकास में एक अलग रफ्तार मिल जाए, जिस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है? देखिए, किसी मॉडल का, किसी योजना की नकल नहीं की जा सकती है। परिस्थितियां अलग होती हैं। झारखंड में अलग परिस्थितियां हैं, अलग चुनौतियां हैं। यहाँ की सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम अपने ढंग से 2050 तक का विकास का एक खाका खींचें। तो इनका जो विकास का खाका होगा, उसका ताना बाना कुछ अलग होगा। केवल ध्येय के रूप में लिया जा सकता है कि बिहार अगर विकसित राज्य बन रहा है, महिलाओं को आगे रखकर, तो झारखंड भी ये काम करे। ये केवल ध्येय हो सकता है, मगर झारखंड में सरकार उसकी नकल नहीं कर सकती है। ये अपनी योजना बनाएंगे, अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे। अगर योजनाएं सफल होती हैं तो झारखंड में भी समृद्धि आएगी, झारखंड में भी नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो नहीं होता है तब तो ये मुनासिब नहीं है कहना कि कोई मॉडल है जिसको झारखंड ले ले और उसके आधार पर चले। नीतीश कुमार को जितना जनता समझ रही है, आप नीतीश कुमार के काफी करीबी भी रहे हैं। अगर मैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की बात करूं तो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार में ऐसा क्या स्पार्क है जो कि 20 साल बाद भी वो जनता और महिलाओं के फेवरेट नेता बनकर उभरे हैं? एक तो उनके कथनी और करनी में सामंजस्य है। 20 साल तक नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व हो रहा है, उसमें हम लोग घूमते थे तो कई लोग उनके व्यक्तित्व की आलोचना भी करते थे। परंतु इस बार चुनाव में घूमने पर ये लगा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो सर्व स्वीकार्य हो गया है, सभी मानने लगे हैं। और उनका जो व्यक्तित्व है वो एक पॉलिटिशियन का पहले था, अब स्टेट्समैनशिप की ओर बढ़ रहा है। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार ने जिस संयम से अपना भाषण, बोली, भाषा का इस्तेमाल किया, उससे भी एक छवि बनी है। और नीतीश कुमार के बारे में जो सर्व स्वीकार्यता है, उसको देखकर हम लोग को भी आश्चर्य हो रहा था कि एक व्यक्ति को उसके विरोधी भी इस रूप में देखते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति सच्चा आदमी है। कथनी करने में अंतर है, अपने लिए नहीं कुछ करता, अपने परिवार के लिए नहीं कुछ करता है, जो भी करता है ये बिहार के लिए करता है। ये इस तरह से एक बड़ा उनका, जिसको लार्जर देन लाइफ कहते हैं ना, बड़ा जितना है उससे भी बहुत ज्यादा उनके व्यक्तित्व का विकास हो गया है। और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और लोगों को गर्व भी होता है कि चलिए, हमारे राज्य से एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वाह कर रहा है, जो देश के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनकी तुलना में ये अधिक ऊंचा दिख रहा है। तो ये एक विचित्र भाव बिहार में दिखाई पड़ा इस बार। यानी लोगों ने नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया है, भले ही विपक्षी दल के नेता जो बयान देते हों। लोगों ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये सक्षम नहीं है, जी बिल्कुल। सरकार चलाता है। और जिस तरह से उन्होंने धुआंधार प्रचार किया चुनाव में, भी ये दुष्प्रचार जो था वो ध्वस्त हो गया। और उन्होंने देखा कि आदमी तो देखिए इतना मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, बारिश हो रही है उसमें भी घूम रहा है। तो लोगों के मन में आया कि नहीं, इस व्यक्ति को अपना कर हम लोग इसकी मदद करनी चाहिए, इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में हिट हुई, अगर मैं सरयू राय से पूछूं कि
आप इन दोनों नेताओं को क्या अगल बगल देख रहे हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया, या इसमें किसी का ज्यादा योगदान या किसी का कम योगदान? नहीं, इसके देखिए योगदान को मात्रा में नहीं आंका जा सकता है। दोनों ही नेता लोकप्रिय नेता हैं, एक दूसरे के पूरक की तरह हैं ये, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। और नीतीश कुमार ने भी खुलेआम घोषणा कर दी है कि हम मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाकर ही चलेंगे। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं और इसीलिए बिहार में विकास तेज हो रहा है। अगर अगर अब मैं जिस तरीके से खबरें आ रही है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन अभी ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और जिस तरीके से विपक्ष भी ये हमेशा बोलते आया है कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो नीतीश कुमार का सीएम पद में बने रहना बहुत ही मुश्किल है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं कि इस पर अभी बीजेपी और जेडीयू में खींचातानी जो है वो चल रही है? नहीं, कोई खींचातानी नहीं है। जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो अन्य घटक दल भी हैं वो नीतीश कुमार को स्वीकार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार सर्वस्वीकृत एनडीए के नेता के रूप में उभरे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनते समय वे सभी घटक दलों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार में ये लोगों को भरोसा हो गया है, क्योंकि ये सबके सब तो काफी दिन से नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं और किसी भी घटक दल को नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार परस्पर सामंजस्य के साथ चलेगी, परस्पर सहयोग के साथ चलेगी, कहीं खींचतान नहीं होगा। ये भरोसा है, इसी भरोसे के आधार पर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार का। एक खबर ये भी आ रही है कि एक ये भी मॉडल है जिस पर बात चल रही है कि 6 महीने जो है वो जेडीयू के का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 6 महीने जो है वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहेगा। नहीं, इस तरह का नहीं चलता है कोई। ये तो लोग कल्पनाएं करते हैं। कल्पनाशीलता के मामले में जो मस्तिष्क उर्वर है वो काफी दूर तक इन चीजों को ले जाता है। अगर भरोसा है एक दूसरे पर तो इस तरह की बात कभी होगी ही नहीं। और कोई अब नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि पर्याप्त संतुष्ट हो चुके हैं अपने कैरियर से भी, अपने परफॉर्मेंस से भी। इसलिए उनके लिए इस तरह की कोई बार्गेनिंग करना, इस तरह का समझौता करना मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है। भाजपा को करना होगा, भाजपा बनाए, भाजपा चलाए। नीतीश कुमार और सब लोग सहमत होते हैं तो इसमें क्या अंतर है। मगर इस बार सबकी सहमति आजमाए गए नेतृत्व के प्रति है, इसलिए नीतीश कुमार के प्रति सभी घटक दल, इसमें भाजपा भी शामिल है, इस बार तैयार हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे। एक कांग्रेस की तरफ से एक ये भी बयान आ रहे हैं आज सुबह ही, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये चुनाव को जो है वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती है और फिर से चुनाव कराना चाहिए। ऐसे कुछ और भी स्टेटमेंट विपक्ष दल के द्वारा आए हैं। तो इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस का ऐसा इल्जाम लगाना कहां तक वाजिब है? अब कांग्रेस जनता में लेकर आए अपने इस मंतव्य को, लोग बता देंगे क्या होना चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा पता नहीं कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं, वो पति हैं प्रियंका गांधी के। तो एक पति की हैसियत से उनका कहना है तो वो जाने, परिवार जाने। कांग्रेस अगर तय करती है, उसका नेता तय करते हैं, उसकी CWC तय करती है, तो जनता के बीच आए इस बात को कहें। वैसे भी राहुल गांधी बहुत दिनों से वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं और इस मुद्दे ने उनको हास्यास्पद बना दिया है। फिर आते हैं, कांग्रेस आती है, वाड्रा आते हैं, कोई आता है, जनता ही उनको बताएगी क्या होना चाहिए। और ठीक है। जिस तरीके से हम पहले राजद के अंदर फूट देखे, अब लालू परिवार में भी फूट देख रहे हैं। फूट का यहाँ तक कि चप्पल और गालियों की बात आ गई। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया गया, उसके बाद उनकी 3 और बहनें घर छोड़ के चली गई। तो लालू यादव जो कि 20 साल पहले पूरे बिहार के
सरताज माने जाते थे, आज 20 साल के बाद सत्ता तो गई, लेकिन उसके साथ साथ परिवार भी बिखरता चला गया। ऐसा ये क्यों है? दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू जी को चाहिए परिवार को समेटें, और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद इसमें सक्षम है। कोई निर्णय लेना चाहेंगे वो निर्णय ले लेंगे। परिवार का मामला है, पारिवारिक कलह में हम लोगों को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम लोग चाहेंगे उनका परिवार एकजुट रहे और सब मिलकर एक दिशा जी, तय करें, उस दिशा में जाने। सरयू जी, परिवार पर ये किसी का निजी मामला होता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार में जयचंद की का जिक्र तेज प्रताप या उनकी दूसरी बहनें करते आई है, वो जयचंद जिस तरीके से संजय यादव का नाम सामने आता है कि संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव से डायरेक्ट उनके साथ समन्वय है और उनके आगे किसी की नहीं चलती। इसी तर्ज पर झारखंड में भी बातें होती है कि हेमंत सोरेन को लेकर जो कि कुछ लोग हैं, खास करके मैं अगर यहाँ नाम लेना चाहूं तो अभिषेक या पिंटू का, जिसके बिना आप हेमंत सोरेन से कोई मिल नहीं सकता या कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातों में हम एक समन्वय की स्थिति देखते हैं। तो क्या राजनीति में ऐसा चलता है कि किसी के ऊपर कोई इतना हावी हो जाए कि उसके नहीं, उसके ऐसा आगे? नहीं है। झारखंड मेरा ही कहना था कि अभिषेक पिंटू जी उनके नजदीकी हैं, जी उनके सीएमओ के एक अंग हैं, मगर इतना उन पर प्रभाव, उनका प्रभाव नहीं है कि वो जो चाहे वही हो। और मुझे तो लगता है कि बड़ी सोच समझ के पति पत्नी दोनों ही निर्णय लेते हैं हेमंत सोरेन का। उस निर्णय से हम सहमत हैं कि सहमत नहीं, अलग बात है, पर ये निर्णय लेते हैं। और जैसे लालू जी का परिवार के में जो मसले आ रहे हैं, उस तरह का हेमंत सोरेन के साथ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। दोनों की तुलना करना युक्तिसंगत नहीं है। संजय यादव क्या है मैं नहीं जानता, रमीज क्या है, कितना प्रभाव है उनका, मगर परिवार ही कह रहा है कि उनका प्रभाव है। जी मगर हेमंत सोरेन के साथ कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आ रही है, ना परिवार कर रहा है, ना उनका दल कर रहा है, कोई नहीं कर नहीं, रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं सजू जी, क्योंकि हमने दोनों चुनाव कवर किया है। और अगर तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करना हो तो वो संजय यादव डिसाइड करते हैं कि वो इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे। उसी तर्ज पर अगर हेमंत सोरेन का इंटरव्यू करना हो तो वो पिंटू डिसाइड करेंगे कि वो इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे। तो उनको अपना पीआर पर्सन बनाया हुआ उन्होंने। जी जो निर्णय लेंगे अभिषेक पिंटू या कोई भी, वह तो मुख्यमंत्री के नाते हेमंत सोरेन से बात करके ही लेंगे ना। ऐसा क्यों माने कि कोई पत्रकार या कोई नहीं, व्यक्ति उनका लेकिन करना चाहता है। लेकिन लालू जी के केस में उनके परिवार का भी ये कहना है कि अगर किसी को तेजस्वी से मिलना हो तो वो संजय यादव से नहीं, पहले मिलेगा। ये बातें तो सामने आ गई हैं, सभी कर रहे हैं, मगर झारखंड में मुझे ऐसा नहीं दिखता है। कोई भी पीआर के लिए नियुक्त होता है तो ये नहीं माना जा सकता है कि वह बिना मुख्यमंत्री से बात किए हुए किसी से इनकार कर दे। मुख्यमंत्री से बात करके मोटा मोटी जो निर्णय लेंगे अभिषेक पिंटू, जी वही निर्णय क्रियान्वित करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ हर आदमी चाहे इंटरव्यू लेना, ये संभव नहीं होता है। मगर हेमंत सोरेन जी को इसकी सूचना जरूर रहती होगी, और नहीं होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं हो सकता है। सीएम को जो तय करना है सीएम को तय करना चाहिए। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि आप बिहार में जिस तरीके से अब नीतीश कुमार का रास्ता साफ हो गया है मुख्यमंत्री बनने का, तो इसके बाद क्या बिहार में उसी रफ्तार से विकास को आप देख रहे हैं, या फिर बीजेपी जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसके साथ कुछ अब हम कुछ नई राजनीति बिहार में देख सकते हैं? देखिए, परस्पर समन्वय की बात है। अगर नीतीश कुमार में और नरेंद्र मोदी जी में, दोनों में समन्वय है और बिहार के विकास के जो कार्यक्रम हैं वो दोनों मिलकर तय करते हैं या एक दूसरे के निर्णय पर सहमत होते हैं, तो कहीं कोई इस तरह की बात सोचने की आज आवश्यकता नहीं है। पहले ही मान लेना कि दोनों में कभी मतभेद होगा। पार्टियां हैं, पार्टियां चलती है, हर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है।
मगर वो पार्टी के आधार पर है। सरकार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन दोनों में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा समन्वय का भाव आया है और दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हुए सीधे बातचीत करके कहीं कोई गलतफहमी होती है तो उस गलतफहमी को दूर करने की स्थिति में है। इसलिए अभी ये विचार करना है कि आगे भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएगी या क्या होगा, या नहीं कहा जा सकता है। समन्वय की बात है, परस्पर समन्वय से दोनों चलेंगे और बिहार का विकास पहले जैसा ही होगा।